एक आदमी जो अरसे से गुनहगारों में था, एक आदमी जो अरसे से गुनहगारों में था, इस महफिल में वो आज कलाकारों में था, इस महफिल में आज कलाकारों में था। आसमां की धमकियां कभी लगी थी बेअसर, आसमां की धमकियां कभी लगी थी बेअसर, भरी महफिल में कभी वो सितारों में था। और वो तय न कर सका ये गिरती हुई चाहत देखकर कि साजिश फर्श की थी या नुक्स इन दीवारों का था, साजिश फर्श की थी या नुक्स इन दीवारों का था। मैं विनोद अजीज, हाँ जी, विनोद अजीज। मेरे संघर्ष के दिनों में मैं इसी नाम से जाना गया और ये नाम मुझे मेरे दोस्तों ने दिया। जब मैं भी कभी आपकी तरह विद्यार्थी हुआ करता था, जब बीएसटीसी की, तब बहुत संघर्ष किया और जो भी था, जो भी बन पाया, उसमें जो दोस्तों ने नाम दिया उसी को साक्षी मानते हुए, उसको साथ लेके चलते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो आपके सामने आज से मैं प्रस्तुत हूं विनोद अजीज के नाम से। वो विनोद कुमार जो विनोद कुमार थे, अब वो विनोद अजीज हैं। आप मेरे विद्यार्थी हैं, पढ़िए इत्मीनान से। माँ सावित्रीबाई फूले को नमन करते हैं और मैं स्वागत करता हूं इनको नमन करते हुए आप सबका इस चैनल पर। कौन थे सावित्रीबाई, पहले इनके बारे में जानेंगे और फिर हम जो है हमारी शिक्षण अभिक्षमता की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये वो शख्सियत है जो जिनको हम भारत की प्रथम महिला शिक्षक के रूप में मानते हैं, जानते हैं, पुकारते हैं। जब अंग्रेजों के अधीन थे हम, उस टाइम मतलब शिक्षा की क्षेत्र में अलग जगाई महात्मा ज्योतिराव फुले, जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी थी। और उनकी पत्नी थी ये कौन, सावित्रीबाई फुले, जो कि भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक। ठीक है, लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। उस समय में क्या है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, घर से बाहर नहीं भेजा जाता था, तब इन्होंने मुहिम चलाई लड़कियों को पढ़ाने के लिए विशेषकर। ठीक है, और जो गोबर पत्थर फेंके गए इन पर, इन्हीं बहुत ज़्यादा इनका विरोध भी हुआ कि लड़कियों को पढ़ा रही हैं, ये है वो है। तो ऐसे उस संघर्ष के दिनों में इन्होंने जो है बहुत ही संघर्ष, अपनी मेहनत और लगन से अपने मुकाम हासिल किया। तो आज हम इनको नमन करते हैं। नमन करते हुए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। और अभी जो है अपनी जो क्लास चलेगी वो दूसरी क्लास, कौन सी, शिक्षण अभिक्षमता के लिए जो प्रश्न आने हैं। तो हमने ये तय किया था कि प्रश्नों को साथ में लेके चलेंगे, प्रश्नों को उत्तर के साथ अपने उनकी व्याख्या करते चलेंगे। शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किसका, शिक्षण अभिक्षमता का। हाँ, ये आ गया भाई। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? अध्यापक के लिए, जब हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये हमें जानने की जरूरत है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, या जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारे लिए क्या होनी चाहिए। नौकरी, हाँ भाई नौकरी तो होती है, नौकरी के लिए तो सारे प्रयास कर रहे हैं। उसकी गरिमा एवं मर्यादा, एक शिक्षक को मर्यादा में रहना पड़ता है, उसकी गरिमा अपनी अपने आप में विशेष होती है। देखो, जो भी हो, अन्य जो नौकरी पेशे हैं वो कुछ भी करें समाज में उनका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अध्यापक की अगर मर्यादा समाज के अंदर नेगेटिव है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, बच्चों पर भी, अभिभावकों पर भी, पूरे समाज पर फर्क पड़ता है। तो ये भी है छात्रों का विश्वास और उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपकी जो है शिक्षण के प्रति आस्था तो होनी ही चाहिए। लेकिन आज की जो शिक्षा की अगर पत्ती की अपने बात करें, देखिए हम जब अधीन थे और जो हम अब आज दौड़ जो है ना नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, वो हमारी जो पत्ती थी वो थी मैकाले पत्ती। आज की जो हमारी शिक्षा की जो पद्धति अब तक चलती आई है वो है मैकाले पत्ती। ये मैकाले जो है वो शिक्षाविद हुए हैं अंग्रेजों के समय में, इन्होंने हमारे मतलब ये पद्धति लगाई थी मैकाले शिक्षण पद्धति, जिसमें सिर्फ बाबू तैयार किए जाते हैं कि इनको सिर्फ इस तरह से पढ़ाया जाए कि सिर्फ बाबू तैयार हों। ठीक है, यानी नौकर पैदा हों, मालिक नहीं। लेकिन आज की जो हमारी शिक्षा है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। कौन सी शिक्षा? बाल केंद्रित शिक्षा। हम जब पढ़ते थे, गुरुजी क्लास में आते थे, बेटा कौन सा पाठ पढ़ना है जी? हिंदी का 31वां पाठ, 8वीं क्लास, जीवन में हास्य विनोद का महत्व। देख लेना यही पाठ होगा। निकाल लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अरे बेटा पढ़ लिया, हाँ जी ठीक है ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर कर लेना। कहाँ से करके लेना जी? नीलकमल नाम की कुंजी आती थी एक। ठीक है, हालांकि हमारे जमाने के जो शिक्षक है हमें मतलब आज अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो उन्हीं का योगदान है, लेकिन वो शिक्षण पद्धति ही इस तरह की थी, लेकिन फिर भी हम पढ़ते थे। लेकिन जो आज का जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सिर्फ एक नौकरी पाना न होकर के छात्र का सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास की अगर अपने बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा। इसलिए इस प्रश्न के अंदर अगर अपने बात करें
शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान चीज वो है कि वो अपने छात्रों में अपना विश्वास पैदा कर सके। अगर आप आज मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो आप मुझे नहीं पढ़ेंगे कि नहीं आता जी समझ में आपका, चाहिए मैं कितना ज्ञानवान हूँ, चाहे मैं नौकरी पेशे में हूँ या कुछ भी जो चीजें हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई, छात्रों का विश्वास। इसमें यहाँ पे अपने सी लोग कर देते हैं। ठीक है, कर दिया लोग, चले आगे। कौन सी शिक्षा पद्धति है, बाल केंद्रित शिक्षा, ये ध्यान रखना। जितने भी प्रश्न आएंगे आपको, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, बालक को आप अपने पास में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अध्यापक अच्छा कौन सा है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन, ये सादा है भाई, ठीक है, सादा जीवन व्यतीत करता हो और अपने विषय में प्रवीण हो। कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, बालक केंद्रित या बाल केंद्रित? ठीक है, कहाँ आ रहा है बालक का जिक्र, बताइए भाई। मेधावी और परिश्रमी तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ा पाएगा अगर उनके पास में परिश्रम अगर वो खुद नहीं करेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जो शिक्षा है ना, जब आप स्कूल में जाएंगे, प्राइमरी स्कूल में सबसे पहले बीएसटी करने के बाद प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, तो आपको लेसन प्लानिंग करनी होगी। और आपकी क्लास के अंदर बच्चे सारे एक जैसे नहीं मिलेंगे, कहीं 5 बच्चे भी मिलेंगे तो कहीं 50 बच्चे भी मिलेंगे। उन बच्चों में जितने बच्चे हैं उतनी कक्षाएं हैं आजकल। किसी एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो आपको ये मान के चलना होगा कि 30 क्लासें एक साथ ले रहे हैं, 30 दिमागों को पढ़ाना है, तो बहुत ज्यादा परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ठीक है, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। विषय में प्रवीण नहीं होंगे तो कैसे? लेकिन देखो ये प्रश्न ना, ये चारों ही सही है, माना जाए तो चारों सही है, लेकिन अपने को सबसे अच्छा क्या है इसमें से वो चीज जरूरी है। तो सबसे अच्छी बात है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी, बी। ये लो, लॉक कर दो। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे आज, मतलब आपको लगेंगे सारे सही हैं, लेकिन सोच के प्रश्न का हल करना आप साथ साथ, जैसे अब आप देख रहे हो प्रश्नों को तो आप अपना अनुमान लगाइए कि कौन सा आपके अंदाजे में कौन सा सही है। ठीक है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? ये शिक्षक, आपको सोचना है कि आप एक शिक्षक हो, ठीक है, आपकी जॉब लग गई, बढ़िया एकदम पक्की पक्की होगी, और उसके बाद में आप जा रहे हो, आपके बच्चे आपको जानते हैं, नाम से जानने लग गए, ठीक है, अचानक वो क्या है कि आपको गांव में या बाजार में या कहीं आपको मिल जाते हैं, ठीक है, नमस्ते बुलाने के लिए, और देखो देखो हमारे सर जा रहे हैं, वो सबको बताएंगे ना, बच्चों की आदत होती है। तो आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करोगे? अजनबी की तरह, जैसे वो आया, मैं तो पहचानता नहीं, ठीक है, निकल लिया। हाँ, दूसरा, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये बच्चे छोटे की भी बात भी हो सकती है, बड़े बच्चे जो कॉलेज के बच्चे भी हो गए, यानी आप शिक्षक हमेशा रहेंगे, ठीक है, और वो बच्चे आपके जो छोटे बच्चे हैं वो भी कभी बड़े होंगे तो कभी भी मिल सकते हैं, है ना। आप उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर सीरियस होके ऐसे बात करेंगे नहीं, मित्रों की तरह उससे व्यवहार करेंगे हम। जब भी हमें कोई हमारा बच्चा मिले, चाहे छोटा बच्चा मिले, बड़ा बच्चा मिले, हमें उससे किस तरह व्यवहार करना है, मित्रों की तरह। यही जो है आज की शिक्षा की पद्धति है। ठीक है, पहले के जमाने में जब हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी गंगाजल जी बिश्नोई थे, उनसे हम बहुत डरते थे, और जब गांव में आते थे तो हम घर के अंदर छुप जाया करते थे। तो आज की जो है, आजकल जो शिक्षा और गुरु जो चेला है ना, उनका संपर्क बहुत ही प्रिय हो गया है, मित्रतापूर्व व्यवहार हो गया, और यही आज के समय की जरूरत भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा के प्रचार करने से, प्रसार करने से, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने से, यानी कि शिक्षा हर बंदे तक पहुंचे, उससे क्या होगा बताइए भाई, लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र क्या है, यानी कि अपना जो देश है उस पे जो शासन है, जो शासन का तंत्र है वो लोकतंत्र है, यानी कि हम वोट दे के हमारी सरकार चुनते हैं और वो सरकार हमारे लिए फैसले करती है या हमारा देश चलाती है, यानी कि एक प्रकार से जनता का शासन। लोकतंत्र क्या हुआ, जनता का शासन। ठीक है, हम जिसको वोट दे के चुनेंगे वही आगे जाके हमारा एमएलए बनेगा, मंत्री बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। अंधविश्वास में कमी आती है, बिल्कुल आती है। अगर पुराने जमाने की बात करें, जब शिक्षा का प्रचार इतना नहीं था तो अपने पढ़ा था सती प्रथा, है ना, बाल विवाह, इस तरह की अंधविश्वास कुरीतियां वगैरह थी, उनको जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई देश वो दूर होती गई, तो इसमें भी कमी आती है भाई। ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, ये भी बढ़िया बात है। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अगर हम एजुकेटेड हैं
तो हमें जॉब मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो हम अपना कोई अच्छा काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, यानी हर तरफ ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारी बढ़िया होगी, यानी आर्थिक विकास भी, हमारा विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो ये तो सारे सही हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे डी कर दिया मैंने, ठीक है, लॉक कर दो। अगली बात देखो क्या है, शिक्षण क्या है, एक कौशल है, कला है, क्रिया है या तपस्या है। शिक्षण यानी टीचिंग, क्या है भाई टीचिंग, बताइए। टीचिंग एक कौशल तो है ही है, ठीक है, एक कला भी है, एक क्रिया भी है, एक तपस्या भी है, सारी बातें ही हैं, लेकिन सही कौन सी है, सही तो सारी हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी सही है ना। तो देखिए ये एक पढ़ाने की कला है, कोई किस माध्यम से पढ़ाता है, कोई किसी माध्यम से पढ़ाता है, किसी को बोलना अच्छा आता है, किसी को लिखवाना अच्छा आता है, किसी को बोर्ड पे काम करना अच्छा आता है, यानी कि अलग अलग सबके अपने अपने व्यूज़ हैं और उसी हिसाब से क्या है कि लोग वो अपनी कला के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक, पहली बात पढ़ाने की क्रिया भी है, ठीक है, हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके उत्तर आएंगे, अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो उत्तर नहीं आएंगे, है ना। तो ये भी है, तपस्या तो है ही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कक्षा जब बनाते हैं हम तो 3-4 घंटे लगते हैं इन प्रश्नों को सिलेक्ट करने में, इनको PDF में बनाने में, है ना, यहाँ लाने तक, तो तपस्या भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये एक कौशल अपने आप में। जब आप BSTC करेंगे तो इस कौशलों पर चर्चा होंगी, विभिन्न प्रकार के कौशल आएंगे, कौशल एवं दक्षताएं, ठीक है ना, ये आप BSTC में करेंगे, कौशलम दक्षता, ठीक है, और इसके जो है सिद्धांत भी, जैसे अपने कल जिक्र कर रहे थे, है ना, सिद्धांत भी बहुत सारे होंगे। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है, ओके जी। शिक्षा तभी सार्थक यानी बढ़िया चलेगी जब पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस, क्या चीज, सिलेबस, SYLLABUS, फायदा ही हुआ स्पेलिंग, है ना, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। वही ये कौन सी पद्धति थी, रोजगार केंद्रित, मैकाले वाली, ठीक है, समाज को तो अच्छा बनाना ही है, तो समाज को ध्यान में रखना। पहले अभी शिक्षा को देखो, एक चीज है इसमें आपको बताता हूं मैं, इधर से आएगी क्या, चलो ऐसे ले लेते हैं, ये एक पिरामिड है शिक्षा का, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे तो है जी शिक्षक, कौन है, शिक्षक, ठीक है, यहाँ पे है आपका परिवार कह लीजिए या समाज कह लीजिए, ठीक है, समाज, परिवार या पेरेंट्स, अभिभावक, यहाँ पे है आपका पाठ्यक्रम या सिलेबस, ठीक है। पहले था शिक्षक केंद्र शिक्षा थी, शिक्षक जो पढ़ाता था बच्चे वही पढ़ते थे, शिक्षक पढ़ाता था किसको, बालक को, ये चलता रहता था, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई सारी चीजों को ध्यान में रखना है, आपको रख दिया अब बीच में, किसको रख दिया, बालक को रख दिया बीच में, ठीक है, यानी बालक पर केंद्रित होगी शिक्षा, शिक्षक बालक के लिए काम करेगा न कि बालक के लिए, बालक जो है शिक्षक के लिए, यानी जैसे कहेगा बालक को जैसे आता है अपने को वैसा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की जो शिक्षा है वो कौन सी हो गई, बालक को केंद्र में रख दिया हमने, ठीक है, पाठ्यक्रम उसमें शामिल है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छात्र जो है वो सेंटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये रोजगार भी इसी से की बात है, समाज की बात, सारी बातें जो है बाद में आ जाती है, पहले बात बच्चे की करनी पड़ेगी। आज की शिक्षा पद्धति जो है वो हमें यही कहती है कि बच्चे को ध्यान में रख के उसको सेंटर में रखना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण की समस्याओं का हल करने का दायित्व किसका है भाई। ये समस्याएं आती हैं बच्चों को, जैसे बच्चा स्कूल में आया, ठीक है, घर पे कई कंडीशन ऐसे हैं या कई परिवार ऐसे हैं अत्यधिक बेहद गरीब हैं, ठीक है, और हमने कल बच्चों को आज कहा कि भाई कल आते टाइम आपको नई ज्योमेट्री बॉक्स जिसके अंदर डी फुट्टा प्रकार सब चीज़ें हों, ठीक है, लेके आने, नहीं तो मैं मैथ नहीं करवाऊंगा। अगले दिन बच्चा आया उसके पास कॉपी भी नहीं थी, ये उसकी समस्या है, अब वो क्या करे, ठीक है। बच्चा आया क्लास में, ठीक है, सब बच्चों ने दिखाया, 2-4 बच्चों के पास जिनको नहीं थी खड़ा किया, पीट दिया, ठीक है, पढ़ा दिया, चले गए, हम भूल गए, बच्चे भी भूल गए, लेकिन वो बच्चे जिनके पास नहीं था कुछ, वो कैसे भूलेंगे और कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे, उन चीज़ों की समस्याएं होगी, ठीक है, उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या होगी, पारिवारिक समस्या होगी, स्कूल में कोई बच्चा उसको तंग कर रहा है, या पढ़ने की के अलावा भी कोई और समस्याएं हो सकती है, तो उन समस्याओं का हल करने का किसका दायित्व है भाई, प्रधानाचार्य का, स्कूल के प्रिंसिपल जी हैं उनको बताएं अपने, वो सर ये फुट्टा नहीं लेके आया, शिक्षकों का, सरकार का, सरकार अपने स्तर पे जितना हो सकती है प्रयास करती है,
करती रहेंगी, ये उनका दायित्व है। ठीक है, शिक्षाविदों का दायित्व है कि वो अच्छे से जो पाठ्यक्रम है उसको तैयार करें, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसके तरह विशेष अलग अलग तरह की क्लासों का आयोजन किया जो भी है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा दायित्व बनता है कि हम बच्चे के बिल्कुल टच में, अगर माता पिता के बाद में कोई सबसे ज़्यादा बच्चा जो है ना टच करता है या जिसके संपर्क में रहता है वो है शिक्षक। ठीक है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करें, उनकी समस्याओं को जानने, सुने, समझें और उनको एक अच्छी राय भी दें और जितना हो सके हम उसकी मदद भी करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? शिक्षकों का दायित्व है। लोग कर दो लोग फिर। आज वाले प्रश्न सौखे है ना, पर लगते ऐसे भी सारे ही सही हैं। ये तो कोई प्रधानाचार्य का भी दायित्व बनता है ना, सरकार का भी बनता है, लेकिन यहाँ पे आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ना कड़ी, वो एक शिक्षक और एक छात्र ही है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं कौन करते हैं भाई? एक शिक्षक है, उसके पास बहुत अच्छी योग्यता है, ठीक है, उसका आचरण भी अच्छा है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, वो बोलता भी अच्छा है, ठीक है, वो गाता भी अच्छा है ना, सब कुछ करता है। लेकिन मूल्यांकन कौन करेगा इस बात का? उसके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को तो उससे गरज होगी तो उसको सबसे बढ़िया किसको बताएगा? जिससे गरज होगी, सीधी सी बात है ना। और समाज के संभ्रांत लोग यानी सभी वर्गों के लोग। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे जो इधर अगर अपने बात करें क्षेत्र विशेष में या पूरे एरिया में कहीं ना कहीं ये जो समाज है ना ये बंटा हुआ है जाति में, धर्म में, है ना। तो जिस जाति का शिक्षक उसकी वहाँ पे पकड़, है ना। ये बहुत सी ऐसी गलत अवधारणाएं फैली हुई हैं। तो अगर अपने बात करें जो उसके शिक्षक है ना, शिष्य उसके चेले, वही उस शिक्षक का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारा जो शिक्षक है वो कैसा है, ठीक है, उसका आचरण कैसा है, वो हमारे प्रति कैसा है, वो पढ़ाता कैसा है, या जो भी है अच्छी तरह से मूल्यांकन कौन करेगा भाई? शिष्य कर पाएगा। हालांकि ये सारी चीजें ये मूल्यांकन उसके प्रिंसिपल भी तो करेंगे, है ना, वो भी देखते हैं, विजिट तो सारे करते हैं, उसको वॉच भी करते हैं, ठीक है, समाज भी करता है और विशेषज्ञ भी करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो करेगा वो उसका शिष्य। बाल केंद्रित याद रखो बस, है ना। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जैसे आप अभी शिक्षक बनना चाहते हो, शिक्षा से जुड़े, जैसे आप शिक्षक बने, आपने 12 साल तो अब पढ़ा, आगे 5-6 साल और पढ़ोगे, है ना, पढ़ते रहोगे फिर पढ़ाते रहोगे, यानी आपकी बचपन से लेके बुढ़ापे तक की सारी जिंदगी शिक्षा के अंदर निकलनी है। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होना चाहिए आपके विचार में, मेरे विचार में नहीं, आपके विचार में। ठीक है भाई, अभी BSTC कर लिया गुरुजी और नौकरी करनी है बस, सीधी सी बात। कई बार क्या होता है कि जो BSTC है अपने यहाँ पे इस तरह से भी की जाती है कि पैसे दिए कॉलेज को, उन्होंने डिग्री दे दी, 2 साल जाओ ही मत, है ना, होती है ना ऐसे। ठीक है जी, डिग्री मिल गई, उन 2 सालों में हमने क्या की? कंपटीशन की तैयारी कर ली। अब हमें नहीं पता इसके सिद्धांत क्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, लेकिन क्योंकि हमने 2 साल मेहनत वो कर ली, उधर से डिग्री फ्री मिल गई, कंपटीशन की तैयारी कर ली, जो पक्की होगी हमारी, है ना। तो क्या हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए उन बच्चों का क्या जिनके लिए आप जाओगे फील्ड के अंदर, तब आप पढ़ा नहीं पाओगे पक्की यकीन के साथ। अगर आपने BSTC ढंग से नहीं करी, शिक्षण विद्या ढंग से नहीं पढ़ी, तो आप उन बच्चों को आज के टाइम में तो नहीं पढ़ा सकते, पक्की बात है ये एकदम। ठीक है, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास होगा ही। ठीक है, छात्रों को साक्षर बनाना भी, ठीक है, 5वीं पास करवा दो, नाम लिखनो आ गयो, है ना, नाम लिख ले आप, पापा को नाम लिख ले, क्या खाएगा जान लग जाए तो साक्षर हो गया। ये उद्देश्य हो सकता है क्या? नहीं। छात्रों का सर्वांगीण विकास, छात्र की रुचि किस में है उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षण कराना है हमें। ठीक है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है हमें उसका ध्यान रखना है। वो खेल में जाना चाहता है तो हम उसको खेल के प्रैक्टिस करवाएंगे। इस तरह से जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, अच्छी आदतें हो उसके अंदर, समाज में अच्छा नाम हो बच्चे का, ठीक है, वो बड़ों की इज्जत करता हो, ये सारे जो गुण है ना, जो बढ़िया वाले गुण है, वो देना एक शिक्षक का जो उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा? ये सर्वांगीण विकास। आ गया छात्र है ना अपने आप ही, तो जहाँ छात्र आए वो। लेकिन ये ना मतलब आज की जो टॉपिक ना उसमें खुद को डालो आप। ठीक है, एज ए शिक्षक आप सोचो कि मैं भी शिक्षक हूँ और मेरे में ये गुण है कि नहीं है। ठीक है, इन चीजों से आप समझो एक दूसरे को। इसलिए आज के सारे टॉपिक जो शिक्षा से केंद्रित है और यही इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न देखो इसी हिसाब से, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? सिलेबस जब बनता है ना, मतलब किसी भी कक्षा का, चाहे पहली कक्षा का बने चाहे 12वीं कक्षा का बने, उसमें क्या चीज होनी चाहिए, उसमें जो है उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, उसमें सिलेबस में मतलब कौन कौन से विषय डाले जाएं, है ना। पाठ्यक्रम है ना, एक सिर्फ किताब नहीं है, हिंदी की किताब कह लीजिए, यह एक किताब या विषय नहीं है, ये अपने आप में एक संपूर्ण मैदान है, ये कर्स। ठीक है, इसके अंदर आपके खेल, रुचि, ठीक है, विधियां,
विषय, ठीक है, आदतें, मुश्किलें, सब चीजें इसके अंदर शामिल है। किसके अंदर? सिलेबस के अंदर। सिलेबस जो है ना, ये सिलेबस अपने इसको गलत बोल देते हैं, इसका नाम है कैरिकुलम। क्या? अगर इंग्लिश में बात करें तो अपने और जो सिलेबस है वो सिर्फ एक विषय संबंधित विषय जिसका है उसका सिलेबस हो सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम पूरी क्लास के अंदर पूरे साल भर में आपको क्या करवाया जाएगा, वो है आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए है, यानी कि अभी जब शिक्षा के उद्देश्य की अपनी बात कर रहे थे भी कौन कौन सी शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए, क्या था भाई? सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी? सर्वांगीण विकास, है ना, यही था ना। किसका सर्वांगीण विकास? शिक्षक के छात्र का। इतो तो क्या ध्यान लाग गयो गुरुजी थे, सारा दिन टापरा टापरा की बात करा, बालक केंद्रित है ना, बालक केंद्रित। तो बालक के उद्देश्य क्या है उनको भी, और छात्र की आवश्यकताएं क्या है। एक क्लास के अंदर 50 टाइप के दिमाग मिलेंगे आपको, और उनकी 50 की अलग अलग आवश्यकताएं होंगी। ठीक है, उनकी रुचियां भी अलग अलग होगी, कोई खेल में रुचि रखता है, कोई सोने में रुचि रखता है, कोई खाने में रुचि रखता है, कोई पढ़ने में रुचि रखता है, अलग अलग हुई ना। उनकी योग्यताएं भी अलग अलग है, कोई पढ़ने में तेज है, कोई थोड़ा मध्यम है, और कोई बिल्कुल एकदम नहीं पढ़ पाता। उन सबको ध्यान में रखते हुए कई बार देखते हो ना गुरुजी पर्सन, तो कई तो पर्सन अभी आपके एग्जाम में भी कुछ पर्सन तो सॉरी कुछ पर्सन तो ऐसे आएंगे जो जम्मा ही सोखा गुरुजी ये मैं तो पढ़ के कौन गया तो ही कर दिया, है ना। और कुछ पर्सन ऐसे आएंगे गुरुजी पता नहीं कहाँ से पेपर दिया। तो वो सारी जो योग्यता है ना उनको ध्यान में रख के प्रश्न पत्र या सिलेबस बनाया जाता है। शिक्षण अनुसंधानों को अनुसंधान तो करने के बाद पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। ठीक है, पहले अनुसंधान होगा, खोज होगी, आपके जो फीडबैक लिए जाते हैं एरिया से, टीचर से फीडबैक लिए जाते हैं, उसके बाद इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया। उसमें क्या चीज ध्यान में रखी जाती है? एक तो उसके उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता, रुचियां और योग्यताएं क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, तो डी ने लॉक कर दी, कर दिया। अगला प्रश्न देखो, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। अब जब आप जाओगे, आप जब बीएसटीसी कर रहे हो, बीएसटीसी के बाद में आप जाओगे प्राइमरी स्कूल के अंदर, और प्राइमरी स्कूलों की हमारी हालात ये है कि इतनी वहाँ पे क्या है कि व्यवस्थाएं नहीं है, उन चीज़ों से अपने को समझौता करना पड़ेगा। और जैसे आप गए, मान लीजिए कि आप वहाँ पे पहले शिक्षक है, यानी आपसे पहले कोई डेपुटेशन पे हो सकता है, ठीक है, या पैरा टीचर हो सकता है, आप जब पोस्टिंग पे आपको दे दिया प्रधानाध्यापक का 4 जाति, ये लो जी आप तो बन गए हेडमास्टर। अब हेडमास्टर जी का क्या काम होगा भाई? वो छात्रों के लिए प्रेरणादायक हों, अध्यापकों के लिए समानता, बाद में दो जो टीचर आपके और आगे, ठीक है, आप उनके साथ समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, और ये सभी मन लगे इन पर तो डी करूंगा ना। छात्रों के लिए प्रेरणादायक शिक्षक को भी होना चाहिए, प्रधानाध्यापक भी एक शिक्षक ही है, उसको भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते तो फिर आपका उस पोस्ट पे रहने का कोई मतलब नहीं है ना। अध्यापकों जैसे आपके साथ जो जितने भी टीचर्स हैं उनके साथ आपको सम्मान चाहिए, वो आपकी जाति का है नहीं है, कैसा भी है, पढ़ाने में थोड़ा कम है, तेज है, अधिक है, सबको एक साथ लेके और समान भाव से उनको साथ में अपने को लेके चलना पड़ेगा। कुशल प्रबंधक, क्योंकि प्रधानाध्यापक का काम क्या है? मुख्य रूप से स्कूल को मैनेज करना, उसको संभालना, उसको चलाना। ठीक है, किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, सारी व्यवस्थाएं एक प्रधानाध्यापक को देखनी है, इसलिए उसको कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो इंग ऑप्शन हो गया डी, ये लो जी। अगला प्रश्न देखिए, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, बताना पड़ेगा क्या? बताइए भाई। बताना पड़ेगा। चाइल्ड सेंटर्ड, है ना। हाँ यार गलत हो, उसका स्पेलिंग चेक कर लियो, बस इसका तो सीधा सा उत्तर है शिक्षक केंद्र पहले चलता था, नहीं होगी। प्रोजेक्ट बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, पाठ्य पुस्तक भी बच्चों के लिए ही बनाई जाती है, तो इसका आंसर भी हो गया डी, सारा डी आ रहा है। नहीं, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण, श्रेष्ठतम सबसे बढ़िया, अभी सारे गुण ही होंगे, अब देख लो ये श्रेष्ठ पूछ रहा है। अरे भाई ये यहाँ पे ना अध्यापन है, ठीक है, अध्यापन या जो शिक्षण है, अध्यापन या शिक्षण, ठीक है, लिखा हुआ था कट गया होगा, गड़बड़ हो जाए कई बारी। शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण होना ही चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अध्यापन, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र होना चाहिए, ठीक है, अध्यापन के प्रति
उच्च विचार होने चाहिए, वो 2 बार ही लिखा गया, यहाँ पे अध्यापन ही है, ठीक है ना। हाँ लो अपन कालो कर दें। अध्यापन के प्रति उच्च विचार होने भी चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, तो सबसे बढ़िया बात पूछी है, ठीक है। उच्च विचार भी इसी के अंदर आ गया, और उच्च अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र और उच्च विचार दोनों इसके अंदर आ गए, किसमें, समर्पण वाले में आ गया ना। उच्च चरित्र होना चाहिए, है ना, मेहनती भी होना चाहिए, ठीक है, और क्या था, उच्च विचार भी बढ़िया होने चाहिए, ठीक है, जीवन भी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, सादा जीवन, है ना, उच्च विचार, और यानी कि सारी चीजें आ जाती है। अगर इसको अपने बात करें तो पूर्णतया वो शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। कौन, शिक्षक। आ लियो जी, तो क्या उत्तर आ जाएगा इसका, ए, ठीक है, लॉक कर दो। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। अध्यापक जब अपने काम कर रहे हैं तो अपने सभी की एक जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है, हर काम जो करता है। बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है, जो बैंक में काम करता है उसकी जिम्मेदारी अलग है, जो पुलिस में काम करता है उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है, वो हम किसके प्रति जवाबदेह नहीं, हमारे जो हम किसको अगर गलत करेंगे तो किसका मतलब बुरा होगा, और उसकी हमें लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी कि हाँ मैंने गलत किया। समाज तथा छात्रों के प्रति प्रधानाचार्य है, अभी सारी हैं देखो, अभिभावक भी है, सरकार भी है। भाई कुछ गड़बड़ करेंगे, मान लो पढ़ाएंगे नहीं, सरकार हटा देगी, है ना, उसके प्रति भी जिम्मेदारी है ना। होमवर्क नहीं दिया तो पेरेंट्स दूसरे दिन स्कूल में आ जाएंगे, क्यों भाई मारे छोरा ने होमवर्क क्यों कौन दियो है, तो दूसरा तो दे दो, मारला सागत है, भेदभाव रखो। अभिभावकों के प्रति भी है, प्रधानाचार्य भी डांटेंगे काम नहीं किया तो, आगे सर नोटिस निकाल दूंगा आगे से अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन सबसे बड़ी बात छात्र यहाँ पे आ गए, हमारा जो समाज है उसको हमने बढ़िया बनाना है, लोग चाहे कुछ भी कहे, बच्चों का भला करना है, तो हमारी जो जिम्मेदारी बन गई वो समाज तथा छात्रों के प्रति बढ़ती है। इसको एक और लॉक कर दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबसे बढ़िया तो यही है। बाकी सारों के प्रति देखो, आज सारे प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं, आपको लगेगा सारे सही हैं, लेकिन सबसे सही कौन है वो छांटना है अपने को, इसी में नंबर बनेंगे, फिर मास्टर बन पाओगे आप। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। हम जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पे जो है ना, अधिकतम जो विद्यालय है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, और ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे जो है, पहली बात तो स्कूल से एब्सेंट रहते हैं, आ नहीं पाते। दूसरी बात क्या है कि वो पढ़ाई बीच में भी छोड़ देते हैं, कई कारण होते हैं, उनका परिवार चला जाता है, पढ़ा नहीं पाते, पैसे नहीं होते, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे अगर स्कूल से संबंधित अगर अपने बात करें तो स्कूल का नीरस वातावरण, ठीक है भाई, स्कूल के अंदर बच्चा आया, आते ही उसको पीट दिया, पीटने के बाद वो घर चला गया, ना होमवर्क मिला ना कोई काम मिला, बैठा बैठा उबासियां मार के खाना खा के चला गया। ठीक, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, ठीक है, बच्चे जैसे सीजन आया नरमे का सीजन और 10 रुपये किलो चुवाई हो रही है, चल स्कूल को नहीं जावा, आज तो नरमो चुगने चलांगा, ठीक है, बढ़िया दिहाड़ी बना लाए, वो भी होगी। छात्रों का अध्यापक से डरना, कई खूंखार टाइप के जो अध्यापक होते हैं, हम भी डरते थे जिनसे, कईयों से, तो वैसे अगर कोई टीचर सारे के सारे ऐसे हो गए तो बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे ना। हाँ, तो ये सारे कारण ही हो गए भाई, अगर बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं तो कम से कम हमें तो ये ध्यान रखना कि हमारी वजह से तो ना भागे। और हमें इसमें भी प्रयास करना चाहिए कि बच्चों के माता पिता को हम कहें कि भाई स्कूल डेली भेजा करो। तो ये सभी कारण इसके अंदर शामिल हो गए। ठीक, ओके ना प्रश्न आज वाले, हाँ इतने थे, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अपने इसी तरह से पढ़ते जाएंगे, ये पीडीएफ उसके अंदर आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, ये लिंक रहा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। शेयर क्यों कीजिए, मैं एक छोटी सी आपको ना बात बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में एक 10 रुपए का सिक्का है, क्या है, सिक्का, और आपके पास में 10 रुपए का नोट। मैंने आपको सिक्का दे दिया और आपने मेरे को नोट दे दिया, यानी कि हमने अदला बदली कर ली। आपके पास कितने रुपए हुए, वही 10 रुपए, मेरे पास भी कितने हुए, वही 10 रुपए हुए ना। अब क्या हुआ, मेरे पास में एक विचार है अच्छा सा, ठीक है, या एक मेरे पास में प्रश्न है, एक प्रश्न था मेरे पास में, ठीक है, उत्तर सहित व्याख्या करके मैंने वो आपको दे दिया, ठीक है। एक प्रश्न आपके पास था जो कि मैंने ले लिया। अब बताइए मेरे पास कितने विचार आ गए, 2, आपके पास कितने हुए, 2। तो शिक्षा जो है बांटने से बढ़ती है। आप इस चैनल का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, सहयोग कीजिए। आपने कक्षा में देखा, पढ़ा, सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।